अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 10। क्या हुआ, सुबह सुबह क्या तमाशा हो रहा है। सारा की आवाज़ पर लर्ज़ा तारी था क्योंकि उनकी नज़रें वासिफ़ पर थीं जो अपने गाल पर हाथ रखे अभी तक सख्ते की कैफियत में था और फटी फटी आंखों से सालार साहब की तरफ देख रहा था। आंखें नीची करो एहसान फरामोश, क्या मुझे साबित निगलोगे। सालार साहब ने सारा का सवाल और आमद दोनों नज़रअंदाज कर दी और बुरी तरह दहाड़े। वासिफ़ ने आहिस्तगी से अपना गाल पर जमा हुआ हाथ नीचे कर लिया और फरी की तरफ देखा जो शायद खुद भी इस इंतहा का सोच नहीं सकती थी। सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ आने वाले ज़मानों की वो चीख बन रही थी जो मौत तक बाज़गश्त बनकर पीछा करती है। जिस तरह आप माँ की एक गलती नहीं भूल पा रहे, इस तरह मैं भी इस थप्पड़ को नहीं भूलूँगा जो माँ की गैर मौजूदगी में मुझे पड़ा है। बहुत कुछ कहने के बावजूद मैं खुद को रोक लेता था, मगर आज एक बात कह रहा हूँ मामू, अपने ख़जाने में जमा कर लें। आपकी इसी लाडली बेटी के ज़रिए अल्लाह इस थप्पड़ का बदला लेगा। वासिफ़ की आवाज़ उस मातमी गीत की लय की तरह थी जो अल्फाज के बगैर किसी मातम का सुराग देती है। बद्दुआएं दे रहा है। सालार साहब के तैश में खौफनाक इजाफा हुआ था। उसी तरह दहाड़े थे। वो तो मैं मस्जिदों में बैठकर भी दे सकता हूँ, मैं तो पेशगोई कर रहा हूँ। रहा मेरा बाप, वो कौन था, क्या करता था, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। क़यामत वाले रोज़ बाप का हिसाब बेटा नहीं देगा, मगर आप अपनी बेटी का हिसाब ज़रूर देंगे। क़यामत वाले दिन नहीं, इसी दुनिया में। ये कहकर वासिफ़ अंदर जाने के लिए पलट गया था। ना शुक्रे इंसान, पनाह दी हुई है मैंने तुम्हें। सालार साहब के अंदर जो आग दहक रही थी, वासिफ़ मसलसल तेल छिड़क रहा था। मजबूरी है आपकी, अपने सोशल स्टेटस की वजह से आप मजबूर हैं। लोग क्या कहेंगे कि सालार साहब की सगी छोटी बहन। वासिफ़ रुक कर तल्खी से मुस्कुराया। चुप कर जाओ बेटा। सारा ने घबराकर उस तरफ देखा जहाँ 2-3 मुलाजिम खड़े तमाशा देख रहे थे। आज तो मामू ने चाबी दी है मामी, अब तो गाड़ी फराटे से चलेगी। ये कहकर वो बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ गया था। सैन को चोर डाकू कह रहा था पापा। एक इनोसेंट बंदे की इतनी इंसल्ट अगर उसे पता चल जाए तो वो सुसाइड कर सकता है। वो बहुत इमोशनल और सेंसिटिव है। फरी अब खुद को हक पर साबित करने के लिए दलाइल देने लगी, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उसकी तवक्का से बहुत ज़्यादा था। वासिफ़ को पड़ने वाला थप्पड़ उसकी रूह में कहीं घुसकर बैठ गया था। जिस बाप की यह औलाद है, इनके दिमाग में सिर्फ चोर डाकू ही भरे होते हैं। बस कर दें सालार साहब, वो चला गया है, अब किसको सुना रहे हैं। सारा दुख से निढाल लहजे में खासी बरहमी से गोया हुई। तुम्हारी शह पर वो इतना उछलता है। सालार साहब ने उन पर चढ़ाई कर दी थी। हाँ, अब मुझे सुनाए, बीवी तो वैसे ही सॉफ्ट टारगेट होती है। ये कहकर सारा रुकी नहीं, तेज़ी से वापस मुड़ गई थी। ये हकीकत है, तुम्हारी माँ उसे फजूल फेवर करती है। सालार साहब की कैफियत अब बदलने लगी थी। जिन गधों के कान मरोड़ने थे वो जा चुके थे। उबाल बैठ रहा था। शैतान की गिरफ्त ढीली पड़ते ही ज़्यादती करने वाला अपने अंदर के तूफ़ान में मुब्तला हो जाता है और उसकी अना उसको दुरुस्त साबित करने के लिए हज़ारों वजाहतें लेकर हमला आवर हो जाती है। फरी के कलेजे में ठंडक तो पड़ गई थी, मगर एक महसूस होने वाला बोझ दिल पर यूं उठ रहा था जैसे कोई मजदूर पीठ पर बोझ लादकर जीना चढ़ रहा हो। तुम कितने इनोसेंट हो जैन। पापा भी हैरान रह गए थे। ब्रेक में कैफेटेरिया की तरफ जाते हुए फरी बहुत हमदर्दी से कह रही थी, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम्हारे पापा ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तो इतना खुश हो रहा था कि तुम अपना खोया हुआ सेल फ़ोन पाकर कितना खुश होगी, सब कुछ भूल जाओगी। मॉम भी कह रही थी कि 3-4 लाख की कोई बात नहीं, बस तुम्हारी दोस्त को खुश होना चाहिए। सैन ने अफसरदगी से गर्दन झुकाकर कहा, तुम्हारी मामा बहुत ग्रेट हैं। क्या शानदार पर्सनैलिटी है उनकी, क्वीन लगती हैं। यार वो कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हैं, सुबह तक हमारे घर में खुशबू फैली हुई थी। फरी ने हैरत से पलकें झपकाईं। उनके पास सभी ब्रांड्स हैं, ये भी फ्रांस से ही लाई थी, नाम तो मुझे याद नहीं रहते। नाना सिर्फ शनेल 22 यूज़ करती थी, अब पता नहीं क्या करती हैं। सैन ने बेपरवाही से शाने उचकाए। मॉम की सारी ख़ास शॉपिंग पौंड्स और डॉलर्स में ही होती है। पाकिस्तान में तो शायद मामा वाले परफ्यूम्स सेल ही नहीं होते होंगे। सैन ने सामने से आते मोइस को देखकर हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम को। स्टॉप, वो मोइस आ रहा है। सैन ने फरी की बात काट दी। यानी मुफ्ता आ रहा है। फरी ने भी आते हुए मोइस को देखकर हाथ हिलाते हुए कहा और हंस पड़ी। बहुत बुरी बात फरी। ये अपने स्टेप फादर के साथ रहता है, बेचारे को पॉकेट मनी थोड़ी ही मिलती है।
मैं इसका ख्याल करूँगा तो मुझे सवाब मिलेगा ना। आखिरी अल्फाज ज़ैन ने सरगोशी के अंदाज में अदा किए थे क्योंकि मोइज़ करीब आ चुका था। यार बाहर से कुछ ऑर्डर किया है या कैफेटेरिया के पापड़ खाने पड़ेंगे? मोइज़ ने आते ही खाने की बात की। पापड़? फरी होंक सी होकर मोइज़ की तरफ देखने लगी थी। यहाँ पराठा पापड़ जैसा ही मिलता है। नवाला तोड़ते हुए बंदा एहतियात ना करे तो दूर जाकर गिर सकता है, जैसे रस्सा कशी की हारने वाली टीम रोप खींचते हुए धड़ाम से गिरती है। मोइज़ की बात पर फरी और ज़ैन ने कहकहा बुलंद किया था। आसपास से गुजरते हुए स्टूडेंट्स ने सख्त ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। खैरियत, आज जल्दी आ गए थे? शमसा ने हैंड बैग और फाइल साइड टेबल पर रखते हुए वासिफ की तरफ ताज्जुब भरी नज़रों से देखा। गया ही नहीं। वासिफ ने अपनी आंखों के तासुरात माँ से छुपाने की कोशिश की। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि सिर्फ एक पीरियड भी हो तो जाना चाहिए। जो पढ़ाने आया है वो तैयारी करके आया है, उसने अपना टाइम खर्च किया है। तबीयत ठीक नहीं है। उसने माँ को मज़ीद कुछ बोलने से रोक दिया। शमसा चौंकी, घबराहट आंखों से जाहिर हुई, लपक कर आगे बढ़ी और वासिफ की पेशानी पर हाथ रख दिया। टेम्परेचर तो नहीं है। उन्होंने पेशानी से हाथ उठाते हुए उलझन भरी नज़रों से वासिफ की तरफ देखा। वासिफ ने अपने गाल पर उंगली रखकर शमसा की तरफ देखा। इधर हाथ लगाकर देखें, जल रहा है। शमसा ने उसके गाल पर अपनी हथेली रख दी। उलझ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक लहर सी दिल में उठी और अंदेशों ने सर उठाया। किसी से कोई बात तो नहीं हुई? लामुहाला उनका जहन फरी और सालार साहब की तरफ ही जा सकता था और गाल की तरफ किए जाने वाले इशारे ने तो गोया जान ही निकाल दी थी। बात नहीं, जंग हुई है। वासिफ लाउंज में शमसा के मखसूस तख्त पर लेटा हुआ था और बहुत सुकून से जवाब दे रहा था। शमसा तो दिल पर हाथ रखकर वहीं तख्त के किनारे पर टिक गई। मामू से कोई बदतमीज़ी तो नहीं की? उनकी आवाज़ मुर्ताज थी। की थी। वासिफ ने आंखों पर बाजू रख लिया। वासिफ, मुझे जीने का कुछ शौक़ नहीं। मैं तो तुम्हारी खातिर जी रही हूँ, रहम करो मुझ पर। आप रहम की अपील मामू की अदालत में क्यों नहीं करती? सब मुजरिम हैं, सज़ा सिर्फ एक के लिए। वासिफ ने बाजू आंखों से हटाकर खफा खफा निगाहों से माँ की तरफ देखा। शमसा ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। आखिर बात क्या हुई थी? अब अल्फाज आंसुओं से तर थे। बेटी झूठ बोलकर लेट आवर्स में बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है। गलत बात। फरी के दोस्त की मदर भी उनके दोनों के साथ थी, भाभी ने खुद बताया था मुझे। शमसा ने बेबसी की कैफियत में वासिफ की तरफ देखा। कौन सी कसम उठाऊं जो आपकी तसल्ली हो? मैंने रात 2 बजे फरी को उस कार्टून की कार से उतरते देखा है। उन दोनों के अलावा कोई और कार में नहीं था। फरी फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और वो मस्खरा कार ड्राइव कर रहा था। वासिफ अब झटके से उठकर बैठ गया और उतरने की नीयत से पाँव लटका लिए। हो सकता है उसने पहले अपनी मदर को। सारे ऐसे अल्फाज हो सकता है आपके ख़जाने में जमा है। बाकी आपका सारा ख़ानदान मे बी से नफ़रत करता है। उनकी डिक्शनरी में ये अल्फाज ही नहीं है। वासिफ ने स्लीपर में पाँव फंसाया और झटके से खड़ा हो गया। माँ से सिर्फ माँ की बात किया करो बेटा, अब मेरा ख़ानदान तो तुम हो। शमसा की आंखें डबडबाने लगीं। समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे वासिफ को झूठा साबित करें। उनके पास तो जो इतलाआत थीं वो तो इसी बुनियाद पर बात करने की अहल थी। पता है ना भाई, फरी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुन सकते, अंधा एतबार करते हैं उस पर, और वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर सबको अंधा बना रही है। उस कार्टून को तो कोई सेंसेबल लड़की मुँह ही नहीं लगा सकती, इसीलिए वो फरी को बेवकूफ़ बना रहा है, बल्कि फ़जूल की मेहनत कर रहा है। वो तो आसमान से बेवकूफ़ बनकर नाजिल हुई है। वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बेटा, हम ये बातें भाई से नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, आप ना करें। वासिफ ने पलटकर शमसा की बात काट कर कहा था। खबरदार, तुम भी नहीं करोगे। शमसा बुरी तरह दहल गई। आज तो सारे बैरियर टूट गए माँ, ख़त्म, फिनिश। आज तो मैं जश्न आज़ादी मना रहा हूँ। अच्छा हुआ मामू ने फरी और नौकरों के सामने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। अब ज़िंदगी भर मुझे बोलना है और मामू ने सुनना है। आज से तो ज़बरदस्त मुकाबला है। जिस दिन वो आपका हिस्सा देंगे मैं आपको लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। अभी तो हम अपने ही घर में रहते हैं। क्यों डरती हो माँ? ये कहकर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर लिया। भाई ने जवान बेटे को सबके सामने थप्पड़ मारा। सदमे की कैफियत में इतनी शिद्दत थी कि ये तवानाई इकट्ठी होकर किसी मुर्दा वजूद में मुंतकिल हो जाती तो शायद ज़िंदा होकर उठ खड़ा होता। फैंटास्टिक मॉम, यार तुम्हारी मॉम की तो आज भी सेकंड मैरिज हो सकती है। फरी ने स्ट्रॉ से फ्रेश जूस का सिप लेते हुए ज़ैन की तरफ देखा। अब वो वापस क्लास की तरफ जा रहे थे। ज़ैन के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए, जैसे ज़ैन का चेहरा किसी और चेहरे में तहलील हो गया हो। उसने मार्बल के बड़े से गमले को ज़ोर से लात मारी। मेरे घर में मेरे अपने फादर का जिक्र नहीं होता। हमारे यहाँ किसी और नए बंदे की गुंजाइश ही नहीं है। अगर मॉम कभी ये स्टेप ले भी लेती ना तो मैं उस बंदे को शूट नहीं कर सकता, तो उसकी चाय कॉफ़ी में पॉइज़न ज़रूर मिला देता। फरी को उच्छू लग गया। पूरी कुव्वत से खांसी, गोया आंखें बाहर निकल पड़ी। ज़ैन एकदम घबरा गया।
ओह तुम्हें क्या हुआ? शायद ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। उसने जूस से भरे डिस्पोजेबल गिलास की तरफ इशारा किया। अब दोनों रुक गए थे। फरी खांस रही थी। दाएं बाएं गुजरते स्टूडेंट्स चंद सेकंड ठिठक कर देखते फिर गुजर जाते। लाओ ये मुझे तो, बस बहुत हो गया, ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा। सैन ने हाथ आगे बढ़ाया तो फरी ने जूस वाला ग्लास पीछे कर लिया। वो अब संभल रही थी। मेरे सामने खुद को डॉन पोज मत करो, लड़कियों की तरह रोते हो, फरी ने ठसका रोकते हुए बमुश्किल कहा। लड़कियां भी मर्डर कर देती हैं। सैन ने फरी की संभली हुई हालत देखी तो अपनी पुरानी टोन में वापस आ गया। एक्सट्रीम बिहेवियर तुम पर सूट ही नहीं करता। फरी ने कदम उठाया। लीव इट, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। मेरा अपना बाप भी होता ना तो मैं उससे जेलस हो जाता। मैं मॉम के साथ किसी की भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिस इज़ माई वीकेस्ट पॉइंट। ओके बाय द वे कह दिया था, तुम तो दिल पर ही ले गए। फरी ने अब जान छुड़ाने की कोशिश की। कोई भी मेरी मॉम से शादी करने का सोचेगा तो सिर्फ इस वजह से कि उनके पास बेतहाशा दौलत है। ब्यूटी भी तो है। फरी ने तुरंत बात काटी। वेल्थ के सामने ये साइड बिजनेस हो जाती है। सैन इतनी जहनी पुख्तगी का मुजाहरा कर रहा था कि फरी को हैरत हो रही थी। ये वो सैन तो नहीं था जो प्रेप क्लासेस से कॉलेज तक उसके साथ नज़र आया था। तुम किसी का ह्यूमन राइट कैसे ख़त्म कर सकते हो? अगर तुम्हारी मॉम ऐसा चाहे तो। हु आर यू? स्टॉप, इनफ इज़ इनफ फरी। सैन ने जनाना अंदाज में अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? बिजनेस लेक्चरर जलाल पास से गुजरते हुए रुककर हैरत से पूछने लगे। नो सर, हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, फरी ने घबराकर वजाहत की। सर जलाल हैरत से कंधे उचकाकर आगे बढ़ गए। अब हम लड़ाई ख़त्म करें, क्लास शुरू होने वाली है। फरी ने जैन की हालत मद्देनज़र रखते हुए बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। जैन ने यूं सर झटक कर मुँह का गोला बनाकर सांस खारिज की, जैसे खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा हो। फरी के सामने आज उसका निराला रूप था। यकीन करो शम्सा, मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी और जहनी तकलीफ़ है कि मैं बयान नहीं कर सकती। सारा ने रोती सी सकती शम्सा को अपने सीने से लगाया हुआ था। वो खुद शम्सा के पास आई थी। उन्हें अंदाज़ा था कि वासिफ ने माँ को ज़रूर बताया होगा, बल्कि माँ के सामने अंगारे चबाए होंगे। भाभी, ये बेइज्जती उसका पीछा करेगी, उसकी याददाश्त का ज़ख्म बन जाएगी। मेरे बच्चे के पास है ही क्या? भाई, मेरा बदला उससे क्यों ले रहे हैं? इससे तो बेहतर था कि एक ही बार मुझे गोली मार देते। रोज़ रोज़ मारने के लिए मुझ पर एहसान किया था। दुनिया में आने वाले बच्चे को क्या पता होता है कि उसके वजूद के ज़िम्मेदार कौन है, उनका मज़हब क्या है, उनके गुनाह सवाब क्या है। एक हमदर्द को सामने पाकर शम्सा बिखर बिखर गई। अल्फाज में ऐसे निश्तर की तेज़ी थी कि जो एक ही दफ़ा में काम दिखाता है। सारा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने शम्सा को अपने साथ लगाकर ज़ोर से भींच लिया। जब मेरी शादी हुई तो सालार साहब ऐसे नहीं थे शम्सा। यानी आप ये कह रही हैं कि मेरे गुनाहों की नहूसत ने भाई को बदल दिया? लेकिन आप गलत नहीं कह रही। शम्सा ने आंचल से आंसू साफ करते हुए सिसकारी ली। हम कहाँ के मुत्तकी परहेजगार हैं, सुबह से रात तक जाने कितनी गलतियाँ करते हैं। ये राज तो अल्लाह की अदालत में ही खुलेंगे। सारा ने ठंडी सांस भरी। मामी, आप मामू से बोलें वो माँ का शेयर माँ के हवाले कर दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। 2 बेड लाउंज का कोई अपार्टमेंट ले लेंगे, वो हमें काफ़ी होगा। वासिफ अचानक अपने कमरे से बाहर आ गया था। शम्सा ने दहल कर आवाज़ की सिमत देखा। वासिफ की आंखों से लगा जैसे वो सोते सोते उठकर बाहर आया है। मामी से कभी यह बात ना करना वासिफ, तुम्हारी मामी हम पर एहसान करती चली आ रही हैं और मामी का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। शम्सा ने यह कहकर सारा की तरफ देखा जो नज़रें झुकाए दम साधे बैठी थी। तो फिर आप खुद बात करें। वासिफ ने आगे बढ़कर डिस्पेंसर से ग्लास उठाकर ग्लास भरना शुरू कर दिया। मैं कम अज़ कम 1000 मरतबा सालार साहब से ये बात कर चुकी हूँ वासिफ। हालांकि शम्सा ने आज तक कुछ नहीं कहा। तुम्हारे मामू को यहाँ तक कहा है कि किसी शख्स को कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, वो किसी का हक जब्त नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं शम्सा की फ़ाइल महफूज है, मर जाऊँ तो दे देना, ज़िंदा रहा तो अपनी तसल्ली करके दूँगा। अब मैं क्या मज़ीद कह सकती हूँ। सारा ने बहुत एहतियात से चुनाव किया। सामने जवान खून बिफरे हुए शेर की मिसल डटा हुआ था। मामी, शायद मैं कभी इस टॉपिक पर आता ही नहीं, बख्श देता मामू को, मगर उन्होंने अदालत लगाकर माँ को पल पल सज़ा दी है। वो बोला, सज़ा दी है तो बाकी सब भी देना पड़ेगा, क्योंकि सज़ा काटने के बाद तो बंदा पाक हो जाता है। ये कहकर उसने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। मेरे बस में हो तो मैं वो फ़ाइल अभी लाकर शम्सा के हवाले कर दूँ, सारा ने बेबसी की कैफियत में कहा था। मामी, माँ को फ़ाइल दें, माँ को दोज़ख से निकालें, कहीं ऐसा ना हो सभी। वासिफ ने बात अधूरी छोड़कर कमरे का रुख कर लिया था। सारा ने वासिफ की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। वो सूरत हाल को पूरी हकीकत पसंदी के साथ कबूल कर रही थी। अलबत्ता एहसास शर्मिंदगी से शम्सा की गोयाई सल्ब हो चुकी थी। ढलते सूरज की किरणें दीवारों पर पड़ रही थीं, जिससे अंदाज़ा होता था कि शाम रात के ताक़ुब में दौड़ पड़ी है।
फरी और सालार साहब लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। जिस रोज़ सालार साहब घर जल्दी आ जाते थे वो फरी के साथ बैडमिंटन या लॉन टेनिस ज़रूर खेलते थे। बुनियादी मकसद यही होता था कि बेटी को वक्त दें, उसके साथ गपशप करके कॉलेज की रिपोर्ट लें। दूसरे उसको एहसास दिलाएं कि दोस्त की सूरत में बाप उसको बहुत अहमियत देता है, रफ़ाकत देने का मौका ज़ाया नहीं करता। फरी को भी बाप की कंपनी में बहुत तवानाई मिलती थी, खुद को बहुत पुरएतमाद महसूस करती थी। पापा अब तीसरी बार हारे हैं। फरी ने शटल कॉक घास से उठाकर रैकेट पर रखकर उछालते हुए सालार साहब की तरफ ज़रा की ज़रा देखा। तुम अप हो रही हो, मैं डाउन हो रहा हूँ। सालार साहब अब कुर्सी पर बैठते हुए हंस रहे थे। ओह नो, अभी डाउन ना होना पापा, इंसान बूढ़ा नहीं होता, उसके थॉट्स बूढ़े होते हैं। आप थॉट्स चेंज करें। फरी ने बालों से हेयर बैंड खींचकर दोबारा सर के बालों में लगाते हुए कहा और धब से सालार साहब के मुकाबिल बैठ गई। सालार साहब ने जग से ग्लास में पानी उड़ेला और फरी की तरफ देखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपीरियंस करती हो ना, लोड बढ़ता है तो सिस्टम हैंग हो जाता है। इंसानी दिमाग भी जब बहुत ज़्यादा मेमोरीज जमा कर लेता है तो सिस्टम पर असर पड़ता है। नहीं जमा करना चाहिए, पास्ट तो गया, वापस नहीं आएगा। फ्यूचर कन्फर्म नहीं है, प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट और गिफ्ट। बहुत अच्छी बात की है, काश तुम्हारे पापा को समझ आ जाए। सारा की आवाज़ पर दोनों चौंक पड़े थे। सारा करीब आ चुकी थी। पीछे नौकर चाय और लवाजमात से भरी ट्रे उठाए आ रहा था। तुम फरी को बच्चा समझती हो, देखा कितनी ज़बरदस्त बात की है। ये बात तो बूढ़े लोगों को सोचनी चाहिए। सालार साहब तारीफ़ी नज़रों से बेटी को देख रहे थे। नौकर टेबल पर ट्रे रखकर वापस पलट रहा था। अभी आप बूढ़े नहीं हुए हैं, बूढ़ा होने से पहले ही सोच लें। माजी अच्छा था या बुरा गुजर गया, अब उसके निशानात का पीछा करना फजूल है। सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सारा के लहजे में कदरे तलखी थी। उफ़ मामा, आप पापा की क्लास लेना छोड़ दें। मेरी बात पापा को और पापा की बात मुझे अच्छे से समझ आ जाती है। फरी ने गोया चिढ़कर सारा को टोक दिया। पापा, मैंने नेट पर दीपक चोपड़ा की ई बुक स्टडी की है। क्या नाम है बुक का? सालार साहब ने दरमियान में टोका। DNA। फरी ने उजलत के अंदाज में किताब का नाम बताया क्योंकि उसे अपनी बात कहने की जल्दी थी और दोनों को सुनाना चाहती थी। उसी लम्हे माहौल में बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ गूंजी थी। पोर्च में वासिफ बाइक स्टार्ट कर रहा था। फरी बराह रास्त देख रही थी। सालार साहब ने गर्दन मोड़ कर देखा। सारा ने कोई जुम्बिश नहीं की। बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ खुद ही बता रही थी कि पोर्च में वासिफ है। तुम फरी को बेवकूफ़ समझती हो, देखो इसका सिलेक्शन। सालार साहब ने बमुश्किल खुद को संभालते हुए सारा को मुखातिब किया। सुबह का मंजर फिर फिल्म की तरह चलना शुरू हो गया था और वो उस गुजरे पल के साए से फरी को बचाना चाह रहे थे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो फैमिली के साथ आराम से बैठे थे और गपशप भी अच्छी चल रही थी। मगर वासिफ पर नज़र पड़ते ही फरी का मूड ख़राब हो चुका था। आंखों में शोले भड़कते दिखाई दिए, ऐसे शोले जिनमें शिद्दत नहीं होती मगर झलकियों की तरह नज़र आते हैं, पहाड़ों के दरमियान उड़ते हल्के बादलों के मिसलो मस्ताक। DNA एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वेरी गुड सिलेक्शन। सालार साहब के लहजे में जो कुछ था वो सारा ही समझ सकती थी, फरी नहीं। सारा आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई। गार्ड ने गेट खोल दिया था। वासिफ जन से गेट पार कर गया था। किधर चल पड़ी, चाय नहीं पियोगी? सालार साहब हत्तल मकदूर कोशिश कर रहे थे कि फरी की तवज्जो वासिफ की तरफ से हटाकर साहब का सूरत हाल पर कायम रहे और दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहे, मगर फरी का जहन कलाबाजी खा चुका था। देखा कितने आराम से तैयार होकर जा रहा है। मैं तो समझ रही थी कि आज तो ये लाजमी घर छोड़कर चला जाएगा। फरी की सांस बेतरतीब होने लगी। ठीठ बंदा है। सालार साहब ने भी दांत पीसे। सारा कदम आगे बढ़ा चुकी थी, रुक गई और सालार साहब की तरफ देखा। खुदा का खौफ करें, सारी हदें पार हो चुकी, अब तो उसका पीछा छोड़ दें। ये कहकर वो गुस्सा भरी चाल चलती हुई आगे बढ़ गई। मामा को पता नहीं कब समझ आएगी, उस डफर की वजह से इनकी लाइफ भी सफ़र कर रही है। फरी ने ऑफ मोड में कप में चाय उंडेलना शुरू कर दी थी, लेकिन मुकाम में हैरत था कि सालार साहब जवाब में खामोश रहे। सर, आज आप में बहुत चेंज नज़र आ रहा है। इज़ एवरीथिंग ओके? आली शान ने चुप चुप से वासिफ का खसूसी नोटिस लिया था। इस पर आली शान ने भी चौंक कर वासिफ की तरफ देखा था। नॉट फीलिंग वेल, वासिफ ने नज़रें झुकाकर मुख्तसर तरीन जवाब दिया था। तो सर आप रेस्ट करते? आली शान हमदर्दी और फिक्रमंदी से देखने लगा। जी सर, आज आप रहने दें। आली जान ने भी मौका ज़ाया नहीं होने दिया। अंदाज़ काफ़ी पुरजोश था। आखिरी रन पर सेंचुरी होने वाली हो तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वरना 99 ज़िंदगी भर तंग करता है। वासिफ ने मुस्कुराकर किताब के सफ़ात उलट पलट किए। जी सर। दोनों बच्चे होंक हो गए। आली शान के अंदाज में भी साख्तगी थी। आली जा का मुँह खुला था, बस खुला ही रह गया। मतलब ये कि कभी कभी ऐसे मुकाम भी आते हैं कि लगता है कि सारे काम रुक गए हैं, मगर यही वक्त होता है कि जब काम तेज़ होना चाहिए, वरना काम कभी नहीं होता। आज एक एक्सीडेंट देखा, बहुत खौफनाक था।
मेमोरी से स्टिकर की तरह चिपक जाने वाला, मगर मेरी विल पावर उस हादसे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डजंट मैटर। वासिफ ने मुस्कुराकर आलीशान की तरफ देखा, मगर नज़रें आलीशान से गुजरकर दरवाजे की सिमत टिक गईं। सामने दाऊद अलवी क्रीम कलर के सूट और सुर्ख टाई में मलबूस बड़ी दिलचस्पी से वासिफ की तरफ ही देख रहे थे। नज़रें मिलते ही उन्होंने आहिस्ता से ताली बजाई। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई ग्रेट सिलेक्शन। क्या ज़बरदस्त सबक दिया है इस वक्त मेरे बच्चों को, वगरना तो अमूमन टीचर्स बच्चों को तैमूर लिंग की स्टोरी सुनाकर ड्यूटी भुगता लेते हैं। दाऊद अलवी बोलते हुए तीनों के करीब आकर रुक गए। माई प्लेजर। वासिफ ने न्याज़मंदी से सीने पर हाथ रखा और उठकर खड़ा हुआ। बैठो बैठो, तुम जैसे टीचर को तो सर आंखों पर बिठाना चाहिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? एक्चुअली कई दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, अभी अभी घर वापस आया हूँ। बिज़नेस सर्कल में हाई टी थी, निकलते निकलते डिनर टाइम हो गया। नो प्रॉब्लम, अभी तो बस शुरू ही किया था, वासिफ ने रवादारी से कहा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। शहर के ताजरों की क्रीम मौजूद थी, मगर मौसम से बात शुरू होकर प्रॉफिट एंड लॉस पर ही ख़त्म होती है। कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक होते हैं, वो अपने माजी के कारनामों का जिक्र करते नहीं थकते। मैं थक जाता हूँ। ये कहकर दाऊद अलवी ने मुख्तसर सा कहकहा लगाया। माजी तो सर आपका भी होगा, आप भी तो फिर कुछ रिकॉल करते होंगे। वासिफ ने बैठते हुए यूं ही बरसबीले तज़किरा एक बात कही थी। दाऊद अलवी चंद सानिये के लिए साकत हुए, ठिठक कर वासिफ की तरफ देखा, फिर फ़ौरन ही संभले और मुस्कुराए। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। माशाअल्लाह, शायरी से भी दो दो हाथ कर लेते हैं। वासिफ ने मुस्कुरा कर दाऊद अलवी की तरफ देखा था। इंसान भी अजीब शय है, कभी आंखें चार करता है, फिर दो दो हाथ करता है, कभी 3-5 करता है, फिर 9 तो 11 भी हो जाता है। दाऊद अलवी की शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू सामने आ रहा था। सर आपको तो वाकई उर्दू पर कमांड है। वासिफ बहुत मुतासिर हुआ। बड़ी प्यारी ज़ुबान है उर्दू, जिसका हमने सत्यानाश मार दिया है। कैम्ब्रिज सिस्टम तो हमारी उर्दू के पीछे लठ लेकर पड़ा है। बच्चों का दाखिला कराते हैं तो हमें ताकीद की जाती है कि घर में भी बच्चों से अंग्रेज़ी बोलें, ताकि ताजे बरतानिया के मरहूमीन की रूह शादबाद हो। कोलंबस की रूह को अमरीका दरियाफ्त करने पर फ़ख्र महसूस हो। वो रुक कर हंसे, फिर संजीदगी से खामोश बैठे भांजों की तरफ देखा। मजबूरी बन गई है हमारी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। एक ज़रा से फ़ायदे के लिए बहुत सारा पे करना पड़ता है। मैं हाई टी से उठकर आ रहा हूँ, यकीन करो 90% लोग सिर्फ अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। हालांकि आज कोई फॉरेनर गेस्ट नहीं था। जो बाहर से आए हुए थे वो भी पाकिस्तानी थे। तो मम्मू आपकी उर्दू किसने लिफ्ट कराई होगी? आलीशान ने शरारत से गिराह लगाई। मम्मू भी अंग्रेज़ी में मुकाबला जीत कर आ रहे हैं मेरी जान। मम्मू कैम्ब्रिज नहीं पढ़े हैं, मगर अंग्रेज़ों से अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। सिस प्रो OMG, बहुत जल्दी में है अंग्रेज़। देखना किसी भी वक्त एटम बम फोड़ देगा कि चलो बस बहुत हो गया, अब वापस चलते हैं। दाऊद अलवी के अंदाज में इतनी रवानी और बेसाख्तगी थी कि वासिफ, आलीशान और आली जाके कह बुलंद हो गए। माहौल यकसर तब्दील हो गया था। वासिफ का वक्ती डिप्रेशन या एसाबी तनाव तो यूं गायब हुआ गोया गधे के सर से सींग। दाऊद अलवी माहौल में लतीफ़ सा एहसास मुसरत बखेर कर हाथ लहराकर वहाँ से चले गए, मगर वासिफ के वजूद में नई तरंगे उसे तदरीसी अमल में यकसू होने से रोक रही थी। बहर कैफ उसे अपनी जिम्मेदारी तो अदा करनी थी। उसने अपना सेलफ़ोन उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सर आप गेम खेल रहे हैं तो प्लीज़ हमें भी अलाउ करें, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी ऑनलाइन होंगे। शट अप, मैं पॉइंट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से तैयार किए हैं। ये आप दोनों का सीक्रेट है, किसी से शेयर नहीं करना। ये हुक पॉइंट्स हैं जो आपका ग्रेड बनाएंगे। वासिफ अब संजीदगी से गोया हुआ। सर सेल फ़ोन तो रूम में है, आलीजा ने कदरे मिनमिनाकर कहा। रूम इसी घर में है, पैदल जा सकते हैं, वासिफ ने कदरे रौब से कहा। आलीजा मुँह बनाकर उठ खड़ा हुआ। मेरा भी ले आना, कंप्यूटर टेबल पर होगा। आलीशान ने उठते हुए आलीजा को काम बताया। आलीजा के जाते ही एक ऐसी खामोशी माहौल पर तारी हुई जो गज़ब की गुफ्तगू करती है, जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। वासिफ को इस गहरी खामोशी में एक चीख सुनाई दे रही थी। वो चीख जो एक मर्तबा सुनने के बाद दोबारा सुनाई नहीं दी थी, मगर इस घर में दाखिल होते ही गोया समाअत मुंतज़िर हो जाती थी। उसने सेल फ़ोन रखकर 2 किलो की किताब फिर उठा ली। बिल्कुल खामोश हो गया। आलीजा का इंतज़ार था या फिर चीख का, जो आज के तमाचे की तरह यादगार थी। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ोन आ रहा है नईम कुरैशी का। बाकायदा रिश्ता दे चुका है। अब बोलो क्या करना है, क्या जवाब देना है। सारा बेडरूम में अभी दाखिल हुई ही थी कि सालार साहब ने बिला तमहीद मुद्दा बयान कर दिया। यूँ लगा जैसे वो खासे जहनी दबाव के असर में हों। बात सारा से कर रहे थे, नज़रें कहीं और थीं। चंद सेकंड में सेल फ़ोन की 2 मरतबा जगह तब्दील की, जो उनके जहनी इंतशार की गमाजी थी। शादी का मामला है सालार, उन्हें जल्दी है, हमें तो नहीं। साफ कह दें कि वो हमें कुछ वक्त दें। कौन सा फरी की उम्र निकली जा रही है।
सारा जो कि इस मौजू के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, फिर सुबह से मूड भी ख़राब था, अब कदरे चिढ़कर बोली थी, उम्र निकली नहीं जा रही मगर इन्हीं तौर तरीक़ों से उम्र निकालती जाती है, कभी तो बेटी दोगी ना। सालार साहब अभी नईम कुरैशी के अल्फाज और जज्बात के ज़ेर असर थे। देर से गुफ्तगू चल रही थी। जैसे ही खुदा हाफिज़ कहने की रस्म पूरी हुई, सारा बेडरूम में आ गई थी। सालार साहब, सरहद पार का नहीं समंदर पार का मामला है। डॉलर ना हुआ अल्लाह का अजाब हो गया, जिसे देखो इसके पीछे भाग रहा है। अल्लाह का शुक्र है हमारी आमदनी पाकिस्तानी रुपए में है, लेकिन अल्लाह ने बहुत बरकत दी है, सारी नेमतें हासिल हैं हमें। सारा ने झिंझलाकर अपने बाल कैचर से आज़ाद किए। शाम को शावर लिया था, अभी तक ब्रश करने का मौका नहीं मिला था। ये तुम्हारा पीक है क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड एवरेज मिडिल क्लास से है, मगर फरी इस मुल्क की VIP सिटीज़न है। वो इससे आगे देखती है और इससे आगे डॉलर, यूरो, पौंड्स हैं। सालार साहब गालबन कुछ ज़्यादा ही कायल कर लिए गए थे कि बेगम से उलझने को तैयार हो गए। उनकी बात सुनकर सारा यकलख्त साकत सी हो गई थी। आपको मेरी क्लास अभी तक याद है? मेरे बाप ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी बेटी से शादी करो। मेरा ताल्लुक़ जिस क्लास से भी है, बेहिसाब इज़्ज़त मिली है। मेरे बाप, दादा, नाना सब मोअज़्ज़िज़ थे, मरते वक्त मकरूज़ नहीं थे। हमारे घरों में मेहमान बहुत आते थे। जिनके घरों में मेहमान बहुत आते हैं वो बहुत खुशनसीब और इज़्ज़तदार लोग होते हैं। सुबह से दिमाग गुबार से अटा हुआ था। सारा गोया फट पड़ी थी। तुम अपनी बात मनवाना चाहती हो, इसलिए इस टोन में बात कर रही हो। सालार साहब रात के इस पहर जंगी हालात देखकर झल्ला से गए। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुमको कि तुम राशन पानी लेकर चढ़ दौड़ी? उन्होंने खफगी जाहिर करते हुए अपनी तरफ का लैंप फ़ौरन ऑफ कर दिया और सारा की तरफ से पीठ कर ली। हालांकि सारा ने ब्रश उठाने उसी तरफ जाना था जहां सालार साहब ने चेहरा किया था। मियाँ बीवी शादी के बाद बराबर होते हैं। लोंडी कनीज़ को उसकी जगह बताई जाती है। मैं दुश्मन हूँ अपनी बेटी की? ओ तो भाई शादी तो करनी है। सालार साहब गुस्से की इंतहा पर भूल गए कि उन्होंने तो पीठ मोड़कर बात ख़त्म कर दी थी। फिर वापस रुख कर लिया बेगम की तरफ, जो अभी तक बेड के किनारे पर यूं टिकी थी जैसे बस भाग खड़ी होंगी। हाँ शादी करेंगे, मगर सोच समझ कर करेंगे। सारा ने तरकी बतरकी जवाब दिया। बस तुम रहने दो, मैं बात करता हूँ फरी से। उसके साथ एक सिटिंग मतलब मीटिंग तो ज़रूरी है, ये उसका राइट है। वो बोले। बस अब खामोश हो जाओ, सोने दो मुझे। सालार साहब ने फिर करवट ले ली थी। आराम से सोएं, मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ। असल में तो मैंने खुद दिमाग ख़राब किया है, हर वक्त जी जी करके। ये तो डिक्टेटर ही बन गए हैं। ये जुमला उन्होंने बड़बड़ाहट के अंदाज में अदा किया था। लपक झपक के अंदाज में अपना सेलफोन और हेयर ब्रश उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। शादीशुदा ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि वो एक छत तले अलग अलग बेडरूम में सोने जा रहे थे। बहुत ही अच्छा हुआ, जान छूटी, कम से कम चोंच तो बंद हो गई। पुप्पो को मजलूम बनाकर पता नहीं क्या क्या सुनाया होगा। खैर मुझे क्या, बेचारी पुप्पो, उनकी भी मजबूरी है, बेटा है, क्या करें। फरी को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी से करवटें ले रही थी। सारा दिन तो कॉलेज में गुजर गया था, आकर 3 बजे के लगभग सो गई थी। शाम को फ्रेश होकर सालार साहब के साथ वक्त गुजारा, फिर खाना, उसके बाद जोया से 1 घंटे की बेसरोपा गुफ्तगू। फिर जैन का फ़ोन आ गया, आधा घंटा उसने ले लिया। 1 घंटे तक कल के टेस्ट की तैयारी की। अब जाकर सीधी होकर टांगे फैलाकर सोने लेटी तो जहन इधर उधर कलाबाजी खाने लगा। सुबह से अब तक की फिल्म चलने लगी तो सुबह की बदमज़गी फिर से ताज़ा हो गई। जानी दुश्मन का चेहरा सामने आ गया तो हलक तक कड़वाहट फैल गई। यही कुछ डिज़र्व करता है। ज़मीर पर बोझ था या क्या था, वो खुद को समझा रही थी, मगर दिन भर की तमाम मसरूफियात में उसी मंज़र के रंग बहुत गहरे थे। दिमाग की सुई बार बार यहीं अटक जाती थी। उसने अपना सेलफोन उठा लिया। शाम तक पड़े सोते रहने से फिर रात को जल्दी नींद कहाँ आती है। ये वही सेलफोन था जो आईफोन मिलने के बाद उसने कचरे की तरह एक तरफ डाल दिया था। ईमेल्स, व्हाट्सएप वो चेक कर चुकी थी। फेसबुक खोलकर देखने लगी। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई हुई थी, वो ज़रूर चेक करती थी। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट की कतार देखते हुए उसे ज़बरदस्त झटका लगा था। सामने अंसर की फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। बहुत खूबसूरत फ़ोटो थी। आंखों पर सन ग्लासेस चढ़े हुए थे, मगर साफ पहचाना जा रहा था। उसने जल्दी से तफसीलात चेक की। अंसर कुरैशी ही था। नईम कुरैशी का लखते जिगर, तालीम, मौजूदा ठिकाना, सालगिरह की तारीख, सब कुछ सामने था। म्यूचुअल फ्रेंड्स उसका बाप यानी नईम कुरैशी भी शामिल था। ये तो गोया अंसर की शनाख्त पर हतमी मोहर थी। उसने अंसर की फ़ोटो को अब जूम करके देखा। दिल में खुशगवार सी गुदगुदियाँ होने लगीं। वाह, बड़ी जल्दी मेरा लिंक भी ढूंढ लिया, और मुझे भी। उसने शरीर मुस्कुराहट के साथ कन्फर्म कर दिया और हैरत की इंतहा ना रही कि फ़ौरन रद्द अमल आ गया, गोया इंतज़ार में बैठा था। उसने मैसेज खोला। हाउ आर यू डियर? डियर? उसे खुशगवार सी हैरत हुई। इतनी बेतकल्लुफ़ी एकदम से। आई एम वेरी हैप्पी, सो फाइन। उसने फ़ौरन ही जवाबी मैसेज अरसाल कर दिया था। वाई आर यू हैप्पी? सवाल मुश्किल आया था। वो सोच में पड़ गई कि क्या जवाब टाइप करे। फिर उसे शरारत सूझी। उसने फ़ोन पावर्ड ऑफ कर दिया और सिरहाने रख दिया। शरीर मुस्कुराहट होंठों पर खेल रही थी।
کل تک میرے رپلائی کا ویٹ کرو، میں نے تمہیں انگیج کر دیا ہے، میں انجوائے کر رہی ہوں، تم ویٹ کرو۔ وہ کشن بازوؤں میں دبوچ کر نیند کی منت خوشامد کرنے کا موڈ بنانے لگی۔ گیسٹ روم کے نیم تاریک ماحول میں سیل فون کی رنگ نے گویا طوفان اٹھا دیا تھا۔ لاکھ جتن کے بعد تو سارا کو نیند آئی تھی، ابھی تو گہری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹ گئی۔ سارا نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر سیل تلاش کیا، جو ہاتھ مارنے کی وجہ سے اور دور ہو گیا تھا۔ رنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کے ساتھ اٹھ بیٹھی اور سیل فون اٹھا کر اسکرین پر نظر دوڑائی۔ لاہور سے بھابھی کی کال آ رہی تھی۔ اتنی رات کو بھابھی کی کال؟ سارا کا دل بیٹھنے لگا، جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، ان کی آواز مرتعش سی تھی۔ دوسری طرف سے سمیرا بھابھی کی روتی ہوئی آواز نے ہوش اڑا دیے۔ سارا، تمہارے بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے یقین کروں؟ 1 گھنٹہ پہلے تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے اور میں ان سے لڑ رہی تھی کہ سگریٹ کم کریں، چین اسموکر بن رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سارا سکتے کی کیفیت میں تھی۔ یہ بھائی تو ان کا میکا تھا، ماں باپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سارا کو باپ کی طرح توجہ دی تھی۔ صبر کریں بھابھی، میں کوشش کرتی ہوں، نائٹ کوچ میں سیٹ مل گئی تو صبح صبح لاہور پہنچ جاؤں گی۔ سارا کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو گرنے لگے۔ مریم کو بھی فون کر دو، میں نے صرف تمہیں فون کیا ہے، ابھی میں اسپتال میں ہی ہوں۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں مریم کو بتاتی ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ ہی نکلیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا میاں بھی ہمارے ساتھ ہو، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں اپنے بھائی کو رخصت کرنے ضرور آؤں گی۔ سارا روتے ہوئے تسلی دے رہی تھی۔ ہاں سارا، تم دونوں کے آنے سے مجھے بہت حوصلہ ہوگا۔ اولاد تو ہے نہیں، اب تو اکیلی ہو گئی ہوں۔ سمیرا بھابھی نے ہچکیوں کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ سارا نے بے جان سے ہاتھ کو نیچے کیا۔ افسوسناک خبر کے ساتھ بڑی مشکل ڈیوٹی بھی تفویض ہوئی تھی۔ ایک بہن نے دوسری بہن کو بھائی کے بچھڑنے کی دردناک اطلاع پہنچانی تھی۔ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ بہن کو کن الفاظ کے ساتھ یہ خبر پہنچانی چاہیے۔ حالانکہ آنسوؤں سے تر آواز تو مریم نے پہل سننا ہی تھی۔ مریم کو فون پر اطلاع دے کر اسے روتا سن کر صبر کی تلقین کر کے وہ اجلت کے انداز میں بیڈ روم میں آئی تھی۔ بھائی کی ناگہانی مرگ کی اطلاع نے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ اس وقت سالار صاحب سے کوئی گلا شکوہ نہیں تھا، بس اڑ کر لاہور پہنچنے کی جلدی تھی۔ سالار صاحب جت لیٹے محو خواب تھے اور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہے تھے۔ سالار پلیز اٹھیے۔ ان کی آواز آنسوؤں سے تر تھی۔ نیند پر ہلکی سی ضرب پڑی تھی۔ انہوں نے کسمسا کر کروٹ لے لی اور دوبارہ خراٹے شروع ہو گئے۔ سالار پلیز اٹھیے، خدا کے لیے اٹھیے۔ سارا گھوم کر اس طرف آئیں جس طرف سالار صاحب نے کروٹ لی تھی اور ان کا بازو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ ارے بھائی، کیا صبح نہیں ہوگی؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ صبح لڑ لینا۔ وہ گہری نیند ٹوٹنے پر بری طرح جھنجھلا گئے۔ بس ہو گئی ساری لڑائیاں ختم، میکا ہی ختم ہو گیا جس کے بلبوتے پر سوال جواب کر لیتی تھی۔ وہ مجھے تنہا کر کے چلا گیا۔ سارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب سالار صاحب کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کون چلا گیا؟ کیا ہوا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ بدحواس ہو کر اٹھ بیٹھ گئے اور آنکھیں پھاڑ کر سارا کی طرف گھورنے لگے جو ابھی تک کھڑی ہوئی تھیں، بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ شبیر بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے سالار، سمیرا بھابھی کا فون آیا تھا۔ اب سارا گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سالار صاحب کے اعصاب پر سے نیند کا غبار چھٹ گیا تھا۔ خبر ہی ایسی تھی۔ انہوں نے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ صبر کرو سارا، جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے۔ سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، تم اپنے آپ کو تنہا سمجھتی ہو۔ 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہم نے ساتھ گزارا ہے۔ جوان بیٹی نے یہ بندھن پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ سوری یار، بس غصے میں کچھ کہہ دیتا ہوں، مگر دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں۔ تم اتنی جلدی بدگمان ہو جاتی ہو۔ میں تو تمہاری گود میں سر رکھ کر جان دینے کی آرزو رکھتا ہوں میری جان۔ سارا نے گھبرا کر سر اٹھایا اور سالار صاحب کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس خاموش ہو جائیں، ابھی تو اس جانے والے کا آخری دیدار نہیں کیا اور آپ مجھے ہلانے لگے۔ میری تو بادشاہت ہی آپ کے دم سے ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی بہت عجیب ہے۔ دشمنوں کی طرح لڑ لیتے ہیں، دوستوں کی طرح منا لیتے ہیں، گلے لگتے ہی جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔ وجہ بڑی سادہ سی ہے، اس رشتے میں کوئی راز رہتا ہے نہ پردہ۔ جو کچھ دنیا سے چھپاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں چھپا سکتے۔ جو دل میں ہوتا ہے ظاہر کر دیتے ہیں۔ عام حالات میں ظاہر نہ کریں تو غصے میں اندر کی بات زبان پر آ جاتی ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی یادداشت کام کرنے لگتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کی گئی بھلائیاں یاد آنے لگتی ہیں، پھر درگزر سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ تم تیاری کرو، میں پی اے سے کہہ کر سیٹ کا پتہ کرتا ہوں۔ سالار صاحب اب یوں نظر آ رہے تھے جیسے نیند پوری کر کے جاگے ہوں، فل چاقو چوبند نظر آنے لگے تھے۔ مریم بھی ساتھ جائے گی میرے، سارا نے آنچل سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں تدفین کے بعد واپس آ جاؤں گا، تم جتنے دن رکنا چاہو سمیرا بھابھی کے پاس رک جانا۔ انہوں نے فون اٹھا کر اپنے پی اے کا نمبر ملانا شروع کر دیا تھا۔ رات 3 بجے ہی رات ختم ہو گئی تھی۔ آخری پہر میں سارے پہر سما گئے تھے۔
سارا کا رخ اب واش روم کی طرف تھا۔ جنت مکانی بھائی نے میاں بیوی میں صلح کرا کر گویا اپنا آخری فریضہ بھی ادا کر دیا تھا۔